हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। हम कर रहे हैं द चैप्टर सेल एंड हम कर रहे हैं उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स। यस, तो हमने लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस किया था। आज भी हम उसी सीरीज को जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आज बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, सो बकल अप, ठीक है। चीजें अच्छे से हमने याद करनी है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस एंड हाउ इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो आपको याद होगा होगा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा न्यूक्लियस है, उसी के साथ हमारे पास क्या रहते हैं, हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंड देन हमारे पास क्या रहते हैं, हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहते हैं। एंड देन हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे गोल्गी एपरेटस आ जाता है या गोल्गी बॉडीज आ जाते हैं। तो जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बनाता है प्रोटीन, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बनाता है लिपिड। अब ये प्रोटीन क्यों बनाता है? क्योंकि उसके पास राइबोसोम्स होते हैं। वो जो रफ सरफेस है ना, वो राइबोसोम्स के कारण ही है। फिर क्या होता है, ये सारी चीजें ना पैक होके, वेसिकल्स में पैक होके ये जाती हैं गोल्गी के पास। अब गोल्गी जब इनको रिसीव करता है, ये क्या करता है, उनको मॉडिफाई करता है, ठीक है। उनको पैक करता है, पैक करके इसको इनको आगे भेजता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेजता है ताकि वो खुद को, मतलब जो भी किसी तरीके का डैमेज है, कुछ है, उसको फिक्स कर सके, उसको बना सके, ठीक है। वो फिर सारा का सारा काम किसका है? वो गोल्गी का है। तो अभी यही जो हमारे 3 स्टेप्स है, हमने यही यहाँ पर क्या करना है, मेंशन करना है। तो आंसर क्या है कि जो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस है उसकी डेफिनेशन क्या है? फॉर्मिंग न्यू मेम्ब्रेन इन द सेल। अब आर क्या करता है, उसके पास राइजोसोम्स हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, जो आगे पैक होके स्मूथ के पास जाते हैं, स्मूथ नहीं, गोल्गी के पास जाते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो स्मूथ है उसमें राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए वो लिपिड्स बनाता है, ठीक है। एंड वो भी आगे क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर अब ये जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स जब ये एक बार बन जाते हैं, फिर ये वेसिकल्स में पैक होके कहाँ जाते हैं? गोल्गी एपरेटस में। गोल्गी क्या करता है, इनको मॉडिफाई करता है, ठीक है। एंड उनको सॉर्ट करता है, उनको रीपैकेज करता है इनटू न्यू वेसिकल्स। फाइनली अभी ये जो हमारे पास न्यू वेसिकल्स हैं, ये फ्यूज करते हैं इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये उनमें एक्स्ट्रा अभी न्यू प्रोटीन्स एंड लिपिड्स ऐड करते हैं ताकि उसके ग्रोथ एंड मेंटेनेंस में हेल्प कर सके, ठीक है। देखने में ऐसा मत करना कि 2 स्लाइड्स में आंसर आ रहा है या बहुत ज्यादा है, नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, इसको स्टेप वाइज देख के देखो, ठीक है। सबसे पहले आर का बताना है, फिर आपको स्मूथ का बताना है, ठीक है, फिर आपको गोल्गी का बताना है। ये 3 स्टेप आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो बोल रहा है विच ऑर्गेनली इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो सभी को मालूम होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस। क्यों बोलते हैं इसको पावर हाउस? क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस करता है? एनर्जी एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कब? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अब एटीपी जो है वो क्या है? उसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक एनर्जी करेंसी है सेल की, जो कि सारी सेलुलर एक्टिविटीज को पावर करती है, इसीलिए इसको हम पावर हाउस बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को कई बार ये तो याद होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, बट उसके अलावा जो 2 लाइनें है ना, वो नहीं याद रहती, ठीक है। तो सिर्फ उतना नहीं करना, ये 2 लाइनें भी याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट, अब वो बोल रहा है कि वाई इज वायरस एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। कि जो सेल थ्योरी है, वायरस उसकी एक्सेप्शन कैसे है? सबसे पहले फिर आपको ये पता होना चाहिए कि सेल थ्योरी कहती क्या है। फिर आप बताओगे अच्छा सेल थ्योरी ये कहती है लेकिन वायरस ऐसा करता है, इसीलिए वो उसकी एक्सेप्शन है। यही होना चाहिए हमारा आंसर। तो सेल थ्योरी हमारा क्या कहती है? सेल थ्योरी बोलती है कि जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेंगे, ठीक है। सेल डिवीजन होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मैं हूं, आप हो, प्लांट्स हैं, एनिमल्स, ये सारे के सारे सेल से ही बने हुए हैं, ठीक है। इसलिए और सेल ही सारे के सारे जो फंक्शंस है वो परफॉर्म करता है। ये हमारी सेल थ्योरी बोलती है। अब क्वेश्चन आता है कि अच्छा ठीक है, ये तो सेल थ्योरी ने बोल दिया, वायरस ऐसा क्या नहीं कर रहा कि हमने उसको इस कैटेगरी से हटा दिया?
तो वायरस जो है वो क्या है कि वो सेल से बना ही नहीं हुआ, उसमें सिर्फ एक प्रोटीन कोट होता है, ठीक है, डीएनए और आरएनए होता है। बट ये कोई काम, मतलब ये डेड है एक तरह से, मतलब वो एक नॉन लिविंग पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि ये कोई भी फंक्शन खुद परफॉर्म नहीं करता, इसको एक होस्ट चाहिए होता है। जब तक इसको होस्ट नहीं मिलता ये आगे डिवाइड नहीं कर सकता, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, इसके पास उतनी पावर नहीं है। बट जैसे ही इसको होस्ट मिलता है, फिर ये रिप्रोड्यूस करता है, फिर ये मल्टीप्लाई करता है, तब जाके ये सारे अपने जो फंक्शंस हैं वो एक होस्ट सेल से कंप्लीट करवाता है, क्योंकि इसके पास खुद के पास वो चीजें नहीं है, ठीक है। तो इट shows characteristics of life only inside a host, otherwise it behaves like a non living particle, ठीक है, अदरवाइज ये एक नॉन लिविंग पार्टिकल की है, दैट्स इट। आई होप दिस इज क्लियर एवरीबडी, ठीक है। इसीलिए इसके बाद एक लाइन ये ऐड कर सकते हो, दैट इज व्हाई वायरस इज एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। गॉट इट? ठीक, आंसर कैसे लिखना है, कैसे उसका जवाब देना है, वो चीज सीखो, कैसे फ्रेम करना है आंसर को, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी हैं। एक स्टेटमेंट ए दी है कि द सेक्रेटेड प्रोटीन्स आर पैक्ड inside the secretory vesicles which are pinched off from the Golgi apparatus. And statement B क्या कह रही है? ER is absent in RBCs of mammals. Okay. तो इसका आंसर क्या है? देखो ये अपने आप में क्या है? ट्रू है, ठीक है, क्योंकि वो सारे के सारे क्या है? वेसिकल्स में ही पैक होके आगे जाते हैं, ठीक है। वो RER या SCR में भी वेसिकल्स में पैक होते हैं, गोल्गी फिर उनको रीपैक कर देता है, बट वो भी वेसिकल्स में ही करता है, ठीक है। फिर ये जो ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, वो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, है ना, वो उनमें नहीं प्रेजेंट होता है मैमल्स में, ठीक है। ये भी अपने आप में क्या है? एक ट्रू स्टेटमेंट है। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू? बोथ ए एंड बी। सो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या रहेगा? हमारा सही आंसर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा क्या है? सही है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली फंक्शन बोथ एज इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड एज अ मैन्युफैक्चरिंग सरफेस? ऑप्शंस आर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ER एंड नन ऑफ दीज। यस, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड एज अ मैन्युफैक्चरिंग सरफेस। अब सरफेस की बात कर रहा है, सरफेस पे कौन सी चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, किसके हो रही है? ER में हो रही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ के केस में या स्मूथ के केस में क्या हो रहा है? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आंसर जो है आपका वो है सी, ठीक है। आंसर क्या है आपका? सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज हेल्प इन द स्टोरेज? ओके, अब देखो स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग कौन करता है सेल में? वो करता है गोल्गी। आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स भेजता है, गोल्गी उनको मॉडिफाई करता है, उनको रीपैक करता है, उनको स्टोर करता है, देन उनको आगे भेजता है, ठीक है। तो ये काम किसका है? ये गोल्गी एपरेटस का काम है, ठीक है, ये गोल्गी एपरेटस का काम है। ओके, नेक्स्ट, हु प्रपोज्ड द ब्लैक रिएक्शन? तो आपको पता होगा कि ये जो गोल्गी एपरेटस है वो किन्होंने डिस्कवर किया था? कैमिलो गोल्गी ने किया था, लेकिन कैमिलो गोल्गी ने और भी बहुत काम किया था, ठीक है। तो उन्हीं में से एक काम था कि उन्होंने ब्लैक रिएक्शन जो है वो बनाई थी, ठीक है। एंड इसीलिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था इसी फील्ड में काम करने के लिए। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही है, ठीक है, द कैमिलो गोल्गी, ये आपका करेक्ट आंसर। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल? अब वो बोल रहा है क्रिस्टल किसको बना सकते हैं? क्रिस्टल क्या है? एक नॉन लिविंग चीज है। अगर आप एक स्पर्म देखोगे, एक अमीबा आप देखोगे या बैक्टीरिया देखोगे, दे आर ऑल लिविंग। आप एक लिविंग चीज को क्रिस्टल कैसे बना दोगे? बट जो वायरस है वो एक एक्सेप्शन है। जब तक उसको होस्ट नहीं मिलता तब तक वो क्या रहता है? वो एज अ डेड या नॉन लिविंग थिंग की तरह ही रहता है। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, अ वायरस। अ वायरस कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन? पता नहीं ये लास्ट टाइम हमने किया था या नहीं, बट विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन? यस, इट इज वैक्यूल। इट इज वैक्यूल। वैक्यूल इज कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, जिसको हम
चलो ये क्वेश्चन आएगा आगे, ठीक है, ये तब करेंगे, लेकिन इसके पास सिंगल लेयर ही होती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड जो प्लास्टिड है, दे आर नॉट कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। ओके, आंसर इज बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल। अब वैक्यूल का इनमें से मतलब कौन सा फंक्शन है जो वो परफॉर्म नहीं करता। वैक्यूल क्या करता है, प्लांट सेल में बड़ा होता है, एनिमल सेल में छोटा होता है। पहला होता है कि स्टोरेज, एमिनो एसिड्स या शुगर को स्टोर करना, ठीक है। दूसरा, क्योंकि इसका बड़ा साइज है तो ये प्लांट सेल को टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है उसके सेल को। दूसरा, अपने अंदर वाटर को स्टोर करना काफी सारा, ठीक है, वो भी काम है। एंड तीसरा, एक और चौथा क्या होगा कि वेस्ट एक्सक्रीट करना, कई बार ये वेस्ट भी स्टोर करता है एंड देन उसको एक्सक्रीट करता है, ठीक है। तो काम अभी क्या रह गया, लोकोमोशन। लोकोमोशन इज नॉट द वर्क ऑफ अ वैक्यूल, तो ऑप्शन डी इसमें क्या रहेगा, सही रहेगा। कई बारी हमें जो चीज नहीं पता होती कि क्या आंसर होगा, कई बारी हमें ये पता होता है कि क्या आंसर इसका नहीं होगा, ठीक है। ए बी सी सारे के सारे जो हैं वो वैक्यूल के फंक्शंस हैं, ठीक है। तो आप उल्टा भी सोचोगे तो भी आप मतलब सही रहेगा, ठीक है, सिर्फ जरूरी नहीं है सीधा सीधा ही सोचना है, कभी कभी उल्टा भी सोचना चाहिए, ठीक। चलो, अभी नेक्स्ट देखो वो क्या बोल रहा है कि जो सेल वॉल है ऑफ विच ऑफ दीज इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज। यस, अब देखो बैक्टीरिया, हाइड्रेला, मैंगो ट्री एंड कैक्टस। अब इसमें से सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया ही है जिसमें जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से नहीं बनी हुई, ठीक है। बाकी सब में जो सेल वॉल है वो बनी हुई है सेलुलोज से, बट नॉट इन बैक्टीरिया, ये याद रखना, ठीक है। चलिए, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है कि द सेल वॉल ऑफ अ प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ। तो पीछे हमने मैंगो किया है ना, ये मैंगो ट्री, कैक्टस, ये सब क्या है, ये भी तो प्लांट्स ही हैं। तो उनकी सेल वॉल किससे बनी हुई थी, सेलुलोज से, तो इसका आंसर वही है, ठीक है। सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सेलुलोज। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लाइसोसोम्स अराइजेस फ्रॉम। अब लाइसोसोम्स कैसे बनते हैं, यस, कौन बनाता है, गोल्गी बॉडी बनाती है, यस, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। गोल्गी एपरेटस जो है वो लाइसोसोम की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये इसका आप कह लो ये इसका फंक्शन है। गोल्गी के हमने 3 फंक्शन पढ़े हैं, जिनमें से एक हम पढ़ के आए हैं कि वो स्टोर करेगा, मॉडिफाई करेगा, उसको रीपैकेज करेगा, दैट इज वन, ठीक है। लाइसोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करता है, दिस इज सेकंड। एक और है, उसका भी क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे, ठीक है। पर वो इसके टोटल 3 है गोल्गी के फंक्शन, ठीक है, याद रखने हैं। ओके, अब किचन किसको बोला जाता है सेल का, किचन वो है जहां पर खाना बनता है, ठीक है, कहाँ बनता है खाना, यस, कौन बना रहा है खाना, क्लोरोप्लास्ट बना रहा है खाना, यस। ना ईआर बना रहा है, ना गोल्गी बना रहा है, ना माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है, इट इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होती है ना प्लांट्स में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो वो बोल रहा है प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल्स एंड एनिमल्स, इज इट ट्रू। क्या प्लास्टिड्स दोनों सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। मैंने शायद ये हर एक स्लाइड में आपको दिखाया, हर एक लेक्चर में ऑर्गेनेलिस के मैंने एनिमल सेल दिखाया, वहां पे प्लास्टिड्स नहीं दिखाया था, और बोला था कि प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स, बिकॉज ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, विच इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स, ओके, क्लोरोप्लास्ट। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। अब देखो हमारे पास 3 तरह के प्लास्टिड्स थे, ठीक है, ये थर्ड वाला है ल्यूकोप्लास्ट। अब वो बोल रहा है कि ल्यूकोप्लास्ट का प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो आपको याद होगा ये क्या था, ये हमारे पास एक कलरलेस चीज थी, इसका काम क्या था, स्टोरेज, इसका प्राइमरी फंक्शन है स्टोरेज, ओके।
तो जितनी भी कलरलेस चीजें आपको दिखती है ना, जैसे कि रूट्स हो गया, स्टेम हो गई, वो सारे दे आर, उनमें आपको ल्यूकोप्लास्ट मिलेंगे, ठीक है, कलरलेस चीजें। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, देन डू सपोर्ट द टेकी लैब. Just like this video, subscribe to the channel and share it with your friends. If you have any kind of doubts, then you can put in the comment section. I will definitely revert back. As far as आप सबको अब पता ही है कि जो आपके notes हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, आपको description में जाना है. डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा लेक्चर नंबर, लिंक मिलेगा, लिंक पर जाओ, अपना जो लेक्चर नंबर है उसको सिलेक्ट करो एंड आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हो. चलिए, अब नेक्स्ट देखो, मैच दी कॉलम्स. हमारे पास 2 कॉलम है, ठीक है. अब आपको मैच करना है. अब इनमें से आप देखोगे मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, ये तो हमें पता ही नहीं कैसे होगा, ठीक है, बट सेलुलोज का पता है, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमने सब पढ़ा है, तो जो पढ़ा है उन पे फोकस करते हैं, ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, पता ही है ना, तो ये इसके साथ मैच करेगा. लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या होता है, इसको हम सुसाइड बैग भी बोलते हैं सेल का, ठीक है, तो ये सुसाइड बैग के पास जाएगा. फिर क्या आएगा, राइबोसोम. राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन फैक्ट्री है, वो प्रोटीन बनाता है, जहां पर भी राइबोसोम होगा वहां पर आपको प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है. देन सेलुलोज, जस्ट अभी पीछे किया था ना कि सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, तो आप इन दोनों को मैच कर सकते हो. अब क्या रह गया, मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, पॉलीप्लॉइडी, ठीक है, पॉलीप्लॉइडी, तो ये इसका आंसर है. आई होप दिस इज क्लियर. आप इसको मैच कर सकते हैं, जब आपको लिखना है ना तब ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, जैसा उन्होंने लिखा वैसा लिख के ये चीजें मत करना. और अगर आप ज्यादा स्मार्ट बनोगे कि हाँ कि ऐसे ऐसे कर देते हैं, कई बच्चे ऐसे भी करते हैं, मैंने वीडियोस देखी थी कि हाँ अपने आप ढूंढ लेंगे कि यहाँ पर कौन सी लाइन जा रही है, उसमें आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा, ठीक है. हो सकता है टीचर इरिटेट हो जाए और जो आपको थोड़ा लीनियंसी से पेश आ रहे थे शायद वो भी पेश ना आए, ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखो, अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बताने हैं इन ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, यस ये मैंने बताया था आपको. यस, हमारे पास टोटल 23 पेयर्स होते हैं, दैट मींस 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बीइंग में, राइट. लेकिन अगर हम वही बात फ्रॉग की करें तो फ्रॉग में कितने होते हैं, यस ये हमने नहीं पढ़ा था. फ्रॉग में कितने होते हैं क्रोमोसोम्स, फ्रॉग में होते हैं 26. ओके, फ्रॉग में कितने होते हैं, 26 इज द आंसर. चलिए नेक्स्ट. अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इज द प्लांट सेल वॉल लिविंग और डेड. बोल रहा है जो प्लांट सेल वॉल है वो लिविंग होती है, डेड होती है. देखो प्लांट्स में आपके पास सेल मेम्ब्रेन अलग है, सेल वॉल अलग है. अगर आपको यही क्वेश्चन सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो उस टाइम पे आपको लिखना है कि वो लिविंग है, ठीक है, क्योंकि वो खुद डिसाइड करता है, वो सिलेक्टिव है, वो खुद डिसाइड कर रहा है, ठीक है, कि हाँ कि सिर्फ ये चीजें अंदर जाएंगी या ये चीजें अभी बाहर जाएंगी, वो खुद डिसाइड कर रहा है. बट दैट्स नॉट द केस विद द सेल वॉल. तो सेल वॉल में वो क्या है, वो डेड है. सो द सेल वॉल इज नॉन लिविंग, दैट इज डेड, क्योंकि वो रिजिड है, वो एक आउटर लेयरिंग है जो कि सेलुलोज से बनी है. ये किसी भी तरह का कोई भी प्रोसेस परफॉर्म नहीं करती है, ठीक है, ये सिर्फ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को, ठीक है. बट यस ये एनिमल सेल में नहीं होती, ठीक है, एनिमल सेल में नहीं होती है, सिर्फ प्लांट सेल में होती है सेल वॉल. ओके, इट्स अ गुड क्वेश्चन. देखो कि कैसे चीजों को घुमा फिर आगे पूछा जाता है. चलिए नेक्स्ट. अब फिर से हमें क्या करना है, हमें मैच करने हैं. अब देखो यहाँ पे दिया है स्ट्रॉम, हमें दिया है क्रोमोसोम, सिस्ट एंड सेंट्रियोल. अभी इसका आंसर क्या होगा, यस. अब देखो हमें क्रोमोसोम मालूम है, क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस में बनता है, ठीक है, क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस में बनता है.
फिर आ जाता है हमारे पास स्ट्रोमा। अगर आपको डायग्राम याद है तो जहाँ पे हमने स्ट्रोमेटा वगैरह किया है, ठीक है, तो आप वहां से आइडिया लगा सकते हो कि ओके ठीक है कि ये क्लोरोप्लास्ट में जाएगा। ओके, देन आ जाता है, अगर आपको डायग्राम अच्छे से याद है तो वहां पर मैंने सिस्ट जो है वो डायग्राम में बनाई थी, ठीक है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर अगर आपको वो लेयर्स जैसे याद हो कि कैसे फोल्ड्स होते हैं, एंड उसमें जो स्पेस थी है ना, मैंने दिखाया था उसके बॉर्डर पे, तो दैट इज द सिस्ट। आप दोबारा से वो लेक्चर जाके देख सकते हो, डायग्राम्स अच्छे से देख सकते हो कि कहाँ कैसे चीजों को लेबल किया है, ठीक है। वो जो लेक्चर्स हैं, वो जो डायग्राम्स हैं, आपको वो दिमाग में छापनी है, ठीक है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कोई भी नहीं डाला है, मैच द कॉलम्स या वैसे फंक्शन बेस्ड क्वेश्चंस डाले हैं, बट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो वो डायग्राम्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। देन आ जाता है सेंट्रियोल। तो कौन रह गया हमारे पास अभी? सेंट्रीसोम रह गया, सेंट्रोसोम, ठीक है, तो फिर वो उसके साथ मैच करेगा। वैसे भी दोनों के नाम बिल्कुल सेम सेम ही थे, तो आप उससे भी आइडिया लगा सकते हो, ठीक। तो ये आपका आंसर है, आप देख सकते हो, मैच कर सकते हो। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्पिनच ग्रीन कलर, पपाया येलो ऑरेंज कलर, वो बोल रहा है कि इनको अलग अलग कलर्स कहाँ से मिल रहे हैं, कौन दे रहा है इनको ये अलग अलग कलर्स? यस, तो हमने देखा कि ग्रीन कलर आ रहा है क्लोरोप्लास्ट के कारण, ठीक है। येलो ऑरेंज या और कोई रेड, ये कलर्स आ रहे हैं क्रोमोप्लास्ट के कारण, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। जो क्रोम है ना वो अपने आप में ही उसका मतलब होता है कलर, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट में कलर्ड पिगमेंटेड्स आएंगे सारे के सारे, जैसे ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, चॉइस है, ठीक है। येलो ऑरेंज रेड कलर, फ्रूट्स के जो कलर्स आ रहे हैं वो उसके कारण आ रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, जो कि उसको ग्रीन कलर देता है स्पिनच को, एंड ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है ये कलर्स आ रहे हैं प्लास्टिड्स के कारण, तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है। फिर आपको बताना है कि कौन सा प्लास्टिड किस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आपको बताना है इट्स बिकॉज ऑफ प्लास्टिड, एंड देन मूव टू किस प्लास्टिड का क्या काम है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखो, अब वो क्या बोल रहा है, गिव रीजन व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड। अब देखो ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि कई बार ना बच्चों को फर्क नहीं समझ आता क्वेश्चन में, वो पूछा क्या जाता है और वो बता के आते हैं। जैसे कि अभी क्वेश्चन आ जाए कि लाइसोसोम को डाइजेस्टिव बैग क्यों बोला जाता है, तुम लोग सुसाइडल बैग की एक्सप्लेनेशन लिखाओ, मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे, तुम्हें पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे कभी भी फिर। अब वो क्यों है, क्या फर्क है, वो आपको इस क्वेश्चन से अच्छे से पता लगेगा कि क्यों मैं बोलती हूँ कि तुम क्वेश्चंस अच्छे से रीड करो, क्वेश्चन को फ्रेम करना सीखो, वो इसी के कारण है। सबसे पहला हम उसको डाइजेस्टिव बैग क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके पास डाइजेस्टिव इंजाइम्स है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को एक सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करता है, इसलिए हम उसको डाइजेस्टिव बैग बोलते हैं, ठीक है। कि जो हमारा खाना है, फूड पार्टिकल्स हो गए या फिर कोई भी जर्म्स हो गए, वी वांट टू डाइजेस्ट इट, ठीक है, जो काम वो करता है, किसके कारण? एंजाइम्स के कारण। दिस एंजाइम वर्ड इज टू इंपॉर्टेंट। फिर आ जाता है डीमोलिशन स्क्वाड, ठीक है, डीमोलिश कर रहा है, सब कुछ तोड़ फोड़ रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब ये काम भी किसका है? वो लाइसोसोम अच्छे से कर सकता है, ठीक है। इसको क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो हमारा अगर सेल है, अगर वो डैमेज हो जाए या फिर उसमें कोई ऑर्गेनली है जो डैमेज हो जाए, वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही, तो वो उसको डीमोलिश कर देगी, ठीक है। ये उसको क्या कर देगा? अपनी क्लीनिंग में लग जाएगा, उसको पूरा डीमोलिश कर देगा। देन आ जाता है हमारे पास सुसाइड बैग। सुसाइड बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइसोसोम्स में क्या है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, वो अगर उसका जो बैग है, मतलब अगर वो पूरा का पूरा फट जाए, मतलब लाइसोसोम बर्स्ट कर जाए, तो सारे जो एंजाइम्स हैं वो पूरे के पूरे सेल में क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे, और वो इतने पावरफुल हैं कि वो अपने खुद के सेल को ही डाइजेस्ट कर लेंगे, खा जाएंगे। तो दैट मीन्स नाउ सेल इज डेड, इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइड बैग। अब ये इसमें क्या है? सेल्फ डिस्ट्रक्शन में आ गया। तो आप देखो कि चीजें सेम सेम है बट डिफरेंट है सभी में, तीनों में अलग अलग चीजें हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कब क्या पूछ रहे हैं और हम क्या बोल रहे हैं,
ओके, चलिए अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि डिस्कस द फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट जस्ट हम पीछे देख के आए हैं, ठीक है, कि क्रोम जो है वो हमें कलर दे रहा है, क्लोरो हमें ग्रीन कलर दे रहा है, ठीक है, एंड ल्यूकोप्लास्ट भी हमने बीच में पढ़ा था कि ये स्टोरेज इसका प्राइमरी फंक्शन रहता है, ठीक है। बट अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। अब ये टेबल के फॉर्म में है, आपकी मर्जी है, ठीक है, कि आपको कैसे जवाब देना है। बात यह है कि जो टीचर को चाहिए बस वो दे दो, चाहे टेबल के फॉर्म में दो, चाहे पैराग्राफ के फॉर्म में दो, जिसमें मर्जी, ठीक है। हमारे पास 3 प्लास्टिड्स हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस होती है, इसका फंक्शन है ये ग्रीन कलर देता है। क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करता है फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को, जैसे कि येलो, रेड, ऑरेंज, प्लस इट अट्रैक्ट्स बर्ड्स एंड बीज। ये शायद स्पेलिंग, हाँ, बर्ड्स एंड बीज, ठीक है, तो पॉलिनेशन वगैरह में भी हेल्प होती है। एंड देन ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ये स्टोरेज में काम आता है। क्या क्या स्टोर करता है ये, स्टार्च, प्रोटीन्स एंड ऑयल्स को स्टोर करता है, एंड ये बिल्कुल कलरलेस रहता है, ठीक है, ये क्या रहता है, कलरलेस। ठीक, सारे पॉइंट्स अब हमारे क्या हो गए, इसमें क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट, अब देखो द सेल सैप इन द प्लांट सेल कंसिस्ट ऑफ। अब उसने 4 ऑप्शंस दिए हैं सेल सैप। अब वो बोल रहा है कि सेल सैप जो है उसमें क्या कुछ है। यस, cell sap in the plant cell consists of water and organic substance, both water and water plus inorganic substance, water only या water plus inorganic substance। इसका आंसर है ऑप्शन बी, या तो वाटर ओनली भी हो सकता है, ठीक है, या तो वाटर प्लस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका जो है वो सही है यहाँ पे, सेल सैप। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेल ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर टू सिंपल शुगर। यस, सो दिस इज द थर्ड फंक्शन ऑफ द गोल्गी एपरेटस, जिसकी मैं बात कर रही थी कि सिर्फ पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन नहीं है, फिर उसके बाद लाइसोसोम फॉर्मेशन भी है, बट तीसरा ये है कि कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना, ठीक है, ये काम भी गोल्गी एपरेटस का ही है। ये उसका क्या है, ये उसका थर्ड फंक्शन है। आई होप ये बात अब आपको क्लियर होगी, ठीक है। कई बार क्या होता है, आपका कोई ऑर्गेनली है, उसका क्या रहता है, एक मेन फंक्शन होता है, साथ में उसके 2-3 और फंक्शन दिए जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ मेन फंक्शन पर इतना फोकस कर लेते हैं कि इन दोनों को भूल जाते हैं, 2-3 या जितने भी हैं उनको भूल जाते हैं। जब क्वेश्चन आ जाता है इनके बेस पे, फिर उनको समझ में नहीं आता कि अब इसका क्या आंसर लिखें, क्योंकि मेन फंक्शन का तो क्वेश्चन ही नहीं, ठीक है। तो आपको चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, आपको बस चीजों को क्या करना है, मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करना है। अगर आपने चीजों को मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज कर लिया, आपको चीजें अपने आप याद हो, ठीक है। लेक्चर को देखो, लेक्चर देख के फिर क्वेश्चंस पे आओ, ठीक है, तभी पॉसिबल होगा बहुत अच्छे तरीके से याद कर। ठीक, जैसे ही टॉपिक हुआ तभी उसके क्वेश्चन कर लो, ताकि पता लग जाए, ताकि तुम्हारा ब्रेन उसी तरीके से वायर हो जाए। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा, देन डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक।